Hello guys, what's up? This is Ashutosh Nima. So basically I'm back with another video. So today I would be teaching you class 10th chemistry first chapter, chemical equations and reactions. Okay, it's a very important chapter from board's point of view and basically ये जो chapter है ये आपकी base बना देगा class 10th chemistry की. Okay, so please do watch the full video. So without wasting time, let's get started. Okay guys, so class 10th chemistry first chapter, chemical reactions and equations. Topics to be covered. First topic, chemical reactions. Second topic, characteristics of chemical reactions. Third topic, chemical equations. Fourth topic, types of chemical reaction. Fifth topic, and the last, effect of oxidation reaction in everyday life. So we will be studying each and every topic one by one. Okay guys, so chemical reaction. Definition. Chemical reactions are the processes in which new substance with entirely new properties are formed. इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एक बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होती है. ओके, मींस अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड. ओके, सेकेंडली, in a chemical reaction, the atoms of one substance do not change into that of another substance. Only rearrangement of atoms takes place. Okay, तो chemical reaction में basically क्या होता है कि जब भी दो substance आपस में combine करते हैं तो एक सब्सटेंस का एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम में चेंज नहीं होता. मतलब एटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, पर उनका जो अरेंजमेंट रहता है ना वो बस चेंज होता है. फॉर्म चेंज नहीं होता एटम का, ओनली अरेंजमेंट चेंजेस. ओके, नाउ a substance that take part in a chemical reaction is called reactant. Okay, and new substance formed as a result of chemical reaction is called a product. Okay, तो जो substance जो reaction में part ले रहा है, okay, means जिसके ऊपर अपन reaction करा रहे हैं उसे reactant बोलते हैं. और जो substance जो कि reaction के बाद form हो रहा है नया substance with new property उसे हम बोलेंगे product. Okay, यहाँ पे मैंने एक example दिया है. The example, let's see the example. Okay, so the example is magnesium plus oxygen. So it will form, obvious बात है, वो magnesium oxide बनाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि magnesium and oxygen both are acting as a reactant, whereas magnesium oxide is acting as a product. Okay, और यदि आप इनकी properties भी मैच करके देख लो तो reactant की property काफी अलग होगी as compared to product. Product बिल्कुल नया compound है और उसकी properties भी बिल्कुल नहीं होगी as compared to reactant. Okay. Okay, so before starting the next topic, I have a question for you all. Okay, the question is why magnesium ribbon is rubbed with a sandpaper before burning. मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है ना, मैग्नीशियम रिबन बेसिकली रिबन शेप का वो होता है, मैग्नीशियम मेटल का बना होता है. ओके, तो उसे अपन मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं. तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी अपन को बर्न करना पड़ता है तो अपन को पहले उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है. ऐसा क्यों? सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है? ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो उसको पहले सैंड पेपर से हटाना पड़ता है. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, जिसके कारण वो मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली अपन सैंड पेपर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अपन हटा सके वहाँ से, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाए, जल सके. ओके, तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैंने आपको पहले ये एग्जांपल दे दिया था कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है ना वो मैग्नीशियम के सरफेस पे जम जाती है, जिसके कारण वो प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम को बर्न होने से. ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया. ओके, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शन के. सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब मिल्क का खट्टा हो जाना, कर्ड में कन्वर्ट हो जाना. ओके, कुकिंग ऑफ फूड. ओके, मम्मी घर पे खाना बनाती है, वो भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का. वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं पर अपन इतना नोटिस नहीं करते. डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, तो अपने स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में भी काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं अपने बॉडी के अंदर.
Okay, guys, so let us discuss about characteristics of chemical reaction. Okay, so there are basically 4 to 5 characteristics of chemical reaction. So the first is evolution of gases. Okay, so some chemical reactions are characterized by evolution or release of gases. Means कुछ कुछ chemical reaction ऐसे होते हैं कि जिनमें गैस का evolution होता means gases बाहर निकलती हैं. Okay, इसका best example है the reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. ठीक है, तो जैसे कि अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो कि सॉलिड रहता है उसी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्चुअली अकर्स मींस हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है उससे. ठीक है, यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डिल्यूट एसिड द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. ये जो ऊपर आप भाप देख रहे हैं ना, वेपर्स देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन गैस. सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज formation of precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. Means formation of precipitate means chemical reaction के दौरान एक solid substance का formation हो जाता है जो कि insoluble रहता है उस particular solution में. ठीक है, तो कुछ कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं कि उन chemical reactions में precipitate का formation हो जाता है जो कि उस particular solution में insoluble होता है. Okay, so for example when potassium iodide is mixed with lead nitrate, a yellow colored प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. ओके, तो बेसिकली आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि दो कलरलेस जब कंपाउंड एक दूसरे में मिलाए गए तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ. केमिकल रिएक्शन के कारण एक येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि जिसे हम पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट बोलते हैं वो फॉर्म हो गया. सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर. सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर. ओके, तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है. मीन्स रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, फिर फाइनल जो रिएक्शन हुआ उसके बाद प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो गया. ओके, तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें कलर चेंजेस आ जाते हैं. ओके, इसका एग्जांपल है व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, द फाइनल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड कलरलेस. ओके, तो जब हम सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो कलरलेस बनता है. मीन्स कलर चेंज आ गया ना, प्रोडक्ट का कलर entirely different है as compared to a reactant. So the fourth characteristic feature of chemical reaction is change in temperature. Okay, some chemical reactions are characterized by the change in temperature. Means कुछ chemical reaction ऐसी होती हैं जहाँ पे chemical reaction होगा और साथ ही साथ temperature भी थोड़ा बहुत increase या decrease, basically increase ही करता है, तो temperature थोड़ा बहुत increase होगा, मतलब change आएगा temperature में. Okay, इसका best example है when quicklime is added to water to form slaked lime, the temperature rises. मतलब आपने देखा होगा ना कि आपके घर में जैसे चूना आया, चूना कलाई वॉटेवर अपन ऐसा बोलते हैं ना, तो यदि आप उसमें पानी डालोगे और थोड़ी देर के लिए आप उसे छोड़ दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बबल्स फॉर्म होने लगते हैं. मीन्स टेम्परेचर जो है ना उसका वो राइज होने लगता है. ओके, इट इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इन आवर डे टू डे लाइफ. Okay, so the fifth and the last characteristic feature of a chemical reaction is change in state. Some chemical reactions are also characterized by the change in state. मतलब कि कुछ कुछ chemical reactions ऐसे भी होते हैं जिनमें state change हो जाती है. Means the reactant की state कुछ और है और chemical reaction के बाद product की state कुछ और होगी. Okay, इसका very best example है burning or combustion of a candle changes its state from solid to liquid. ओके, तो जब भी अपन कैंडल बर्न करते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, तो बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली नोन एज कंबशन. ओके, तो बर्निंग और कंबशन ऑफ अ कैंडल चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. आपने देखा होगा कि जब भी आप कैंडल को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो पहले वो सॉलिड में होती है, फिर जलते जलते वो पिघल पिघल के नीचे गिरती है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. ओके, सो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वर दीज. ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे ये chemical reactions के. Now let's move on to another topic. Okay, so moving on to next topic, chemical equation. So basically what is a chemical equation? Okay, let's see the definition. It is a method for representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae of the substance involved in it. Okay, तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे केमिकल रिएक्शन को. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन में जो जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूले को यूज़ करके हम पूरे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली उन बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बस नाम लिखा है, ठीक है, पर उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू Mg2O। मीन्स यहाँ पे उनके फॉर्मूले और सिंबल्स को यूज करके पूरा रिएक्शन दिखाया गया है। ओके गाइस, सो लेट्स चेक आउट बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड, तो एक एक करके दोनों पे नज़र मारते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके, एन इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। एग्जाम्पल देखो, 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, बिकॉज 2 इंटू H2 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, रिएक्टेंट साइड पे। उसी साइड आप प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में भी इक्वल है, हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, क्योंकि ये 2 जो आगे लगा है ये ऑक्सीजन से जाके भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएंगे। ओके, now coming on to unbalance, so an equation which do not have equal number of atoms of different element in reactant as well as product side। okay, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है, मतलब इक्वल एटम्स नहीं होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। मैंने वही एग्जांपल दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2, ठीक है, यहाँ पे H2O के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और O के भी 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, पर आप प्रोडक्ट में नज़र मारोगे तो H2 के तो 2 एटम हैं पर O के 2 एटम नहीं है। तो एक तरह से ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है, बिकॉज देयर आर नो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। ओके, और जो पहली वाली इक्वेशन थी वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, क्योंकि रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी एटम्स का नंबर इक्वल है। Okay guys, so we have studied about balanced and unbalanced chemical equation. Now let us check that how to convert unbalanced chemical equation into a balanced chemical equation. Okay, this is done by balancing a chemical equation. So basically what is balancing a chemical equation? Okay, so let's check the definition. The process of making atoms of different element equal in reactant as well as product side is called balancing a chemical equation. मतलब द प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस जिसमें अपन दोनों साइड एटम्स के नंबर को इक्वल करते हैं उसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली गिवन बाय एंटोनी लेवेशियर। ओके, तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच एक्चुअली स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती हैं, ताकि हम यह बता सकें कि जो मैटर है, जो रिएक्शन में जो मैटर इन्वॉल्व है, वो ना ही क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। Okay guys, so we have seen that what is a balanced chemical equation. Now we will study that how to write a balanced chemical equation. ठीक है, तो basically there are 4 steps given here. We need to see them one by one. So let's start. First step. Okay, write down the chemical reaction in the form of a word equation, keeping the reactant on the left side and product on the right side. ओके, तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखते हो तो सबसे पहले उसकी वर्ड इक्वेशन लिखो। ओके, सबसे पहले आप वो लिख दो जो जो उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में आएगा। सेकंड स्टेप, पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप में आपने वर्ड इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उन पर्टिकुलर वर्ड इक्वेशंस के जो जो पर्टिकुलर केमिकल्स के आपने वर्ड इक्वेशन लिखे हैं उनके आप फॉर्मूलेस पुट कर दो रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में। ओके, थर्ड स्टेप, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे देना, उनके एटम्स को आपको इक्वल करना है। तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटा पॉसिबल फिगर होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली 1 या 2, सबसे पहले आप उससे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और ऐसे कर करके आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के एटम्स को बैलेंस कीजिए, इक्वल कीजिए। ओके, कमिंग ऑन टू फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में बेसिकली ये बताया गया है कि आप केमिकल इक्वेशन को कैसे हाईलाइट कर सकते हो, उसे सिग्निफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें दिया है कि आप फिजिकल स्टेट को सिग्निफाई कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, मींस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर को कर सकते हो। तो ये फोर्थ स्टेप आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल।
Okay, so talking about fourth point of how to write a balanced chemical equation, जिसमें दिया था कि आप पर्टिकुलर इक्वेशन को और अफेक्टिव बना सकते हैं बाय इंडिकेटिंग इट्स फिजिकल स्टेट एंड द टेम्परेचर और द हीट चेंज. सो लेट्स लुक एट इट. ओके, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, तो बेसिकली आप दो तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो. द फर्स्ट इज बाय शोइंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, सो इफ यू राइट अ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, you can actually show the state of the reactant as well as product. Okay, आप state change बता सकते हो. For example, H2 plus O2 will give you H2O, means H2 गैस है, O2 गैस है, और जो प्रोडक्ट आपको मिला वो वाटर है, मीन्स आपने उनकी स्टेट्स स्पेसिफाई कर दी. ओके, टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव. सेकेंडली, यू कैन एक्चुअली डू दैट बाय शोइंग द हीट चेंज. ओके, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हीट बाहर निकलती है, और कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, जिनमें एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिनमें इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है कि आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट. तो आपने प्लस हीट बता दिया वहां पे, तो वो एक तरह से इन्फॉर्मेटिव बन गई कि हाँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. ओके, सो दीज आर द टू ways in which you can make a chemical equation more informative. Okay guys, so starting the next topic, which is types of chemical reaction. So basically there are 4 to 5 types of chemical reaction. Basically 4 types of chemical reaction. So the first is your combination reaction. Now what is combination reaction? Okay, a reaction in which two or more substances combine to form a single substance. Okay, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल नए सब्सटेंस को बनाने के लिए. ओके, इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द वर्ड एक्चुअली मीन्स combine. Okay, combine, combination, combine, you can relate the word. Okay, so the best example for this is H2O. मतलब H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर, सिंगल कंपाउंड. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है Mg प्लस O2. तो ये दोनों कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और more than two substance can combine to form a single new substance. Okay, so the second type of chemical reaction is decomposition reaction. Okay, decomposition reaction is actually opposite of combination reaction. Okay, let's check the definition. A reaction in which a compound splits up into two or more simpler substance. मतलब एक ऐसी reaction जिसमें एक compound स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, दो या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिस जिस चीज़ों से वो मिलके बना है वो कंपाउंड वापस उसी में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन का ये बिल्कुल उल्टा है. कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते थे, पर यहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में. ओके, और हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी दो तरह का होता है. ओके, if the decomposition takes place by heat, it is called thermal decomposition reaction. मतलब यदि हीट प्रेजेंस में हो, हीट के प्रेजेंस में, मतलब हीट के कारण डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. इसको आप हीट दोगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज photo decomposition reaction. If the decomposition takes place by sunlight, it is called photo decomposition reaction. मतलब यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के कारण या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसका वेरी बेस्ट एग्जांपल है 2AgBr और AgBr इज इक्वल्स टू Ag प्लस Br2. मतलब AgBr. ओके, AgBr बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड. ओके, सिल्वर ब्रोमाइड स्प्लिट हो गया है सिल्वर और ब्रोमीन में. ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने मतलब याद रखने का एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सिल्वर वाले कंपाउंड है ना, जितने भी Ag वाले कंपाउंड है ना, उन सब में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा. आप कोई भी उठा के देख लो, जितने भी सिल्वर वाले हैं ना, जिसमें भी सिल्वर रहेगा ना कंपाउंड में, उसमें फोटो डिकम्पोजिशन ही होगा. Okay guys, so talking about the third type of chemical reaction, it is displacement reaction. Okay, so what is displacement reaction? See, a reaction in which one element displaces another element in a compound. Okay,
तो बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन होती है कि आपने रिएक्शन लिखा तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी। एग्जांपल देखिए आप, CuSO4 प्लस Zn, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर जो है ना वो जिंक से ज़्यादा जिंक जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को बाहर कर दिया, तो प्रोडक्ट में ZnSO4 प्लस Cu बना। ओके, द फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेस नहीं होता, मीन्स डिस्प्लेस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है जिसके कारण नया कंपाउंड बन जाता है। आप एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस NaCl और प्रोडक्ट बना AgCl प्लस NaNO3, मीन्स NaNO3 और Cl। तो ये जो आयंस है ना ये एक्चुअली आयंस हैं। आई होप यू ऑल हैव स्टडीड आयंस इन क्लास 9th। ओके, आयंस, तो NO3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे ये जो आयंस है ना वो एक्सचेंज हो गए हैं, Ag के पास Cl नेगेटिव आ गया है और Na के पास NO3 नेगेटिव आ गया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आयंस चेंज हुए हैं जिसके कारण नए नए कंपाउंड्स बन गए। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है विच एक्चुअली टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। Okay guys, so let's study the fifth and the last type of chemical reaction, which is redox reaction. So before starting redox reaction, I want to make it two things very clear. ठीक है, first oxidation. What is oxidation? Oxidation has two meanings. First, addition of oxygen. Second, removal of hydrogen. Okay, same way, reduction. What is reduction? Reduction also has two meanings. First, addition of hydrogen. Second, removal of oxygen. मतलब अपोजिट हैं दोनों के एक दूसरे। ठीक है, नाउ अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही होगी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली यानी कि साथ में हो रहे हैं उसे अपन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2, हीट की प्रेजेंस में उसने दिया आपको Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए, Cu से इस साइड गए, CuO से अपन इस साइड गए तो Cu हो गया, मीन्स ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन। और H2 से इस साइड गए तो H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इस साइड ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, Okay guys, so let's see the effect of oxidation in everyday life. Okay, so the first effect is corrosion. What is corrosion? It is a process in which metals are generally eaten up by the action of air, moisture and chemical on their surface. मतलब corrosion एक ऐसा process है जिसमें metal generally degrade हो जाता है, किसके कारण, एयर के कारण, एयर में प्रेजेंस मॉइस्चर के कारण और केमिकल के कारण उनके सरफेस पर। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, करोजन जनरली मेटल्स का ही होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन में जंग लग जाना काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसका मेन कॉज होता है एयर और उसमें प्रेजेंस मॉइस्चर की। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन ऑफ मेटल। हाँ, अनदर थिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब आयरन का जंग लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। Okay, so the second effect of oxidation in everyday life is rancidity. What is rancidity? देखो, a condition produced by the aerial oxidation of fats and oils marked by the unpleasant smell and bad taste. Okay, तो देखो, रेंसिडिटी बेसिकली होती है ऑयली फूड्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स, कुरकुरेज एंड ऑल। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, उसमें ऑयली सब ऑयल से बना है वो, तो उसमें फैट्स एंड ऑयल होंगे, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण स्मेल जो रहती है ना उसकी वो थोड़ी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बुरा लगने लगता है। ठीक है, आप एग्जांपल इमेज में देखो, आप इसको, ये पोटैटो चिप्स रखे हैं, ये जो पोटैटो चिप्स हैं ना ये रेंसिड हो चुके हैं, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, इनके फैट्स का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो थोड़ा दिखने में भी थोड़ा अजीब से लग रहे हैं और टेस्ट भी करेंगे ना जब आप, तो टेस्ट में भी काफ़ी अजीब लगेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। Okay guys, so let's check out the last topic of the lesson, which is methods for preventing rancidity. Okay, basically there are 5 methods for the prevention of rancidity. First, addition of antioxidant to the food.
ओके आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए फैट्स एंड ऑयल्स का, ठीक है। सेकंड, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। थर्ड, बाय कीपिंग द फूड इन डीप फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स में आप स्टोर करके रख सकते हो फूड को। फोर्थ, बाय कीपिंग द फूड आइटम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, आप डायरेक्ट सनलाइट से फूड आइटम को काफ़ी दूर रखें, मीन्स डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आने दें। फिफ्थ, बाय पैकिंग द फूड आइटम विथ नाइट्रोजन गैस, तो जब भी आप फूड आइटम को पैक कर रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दें, इट विल प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके ओके गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द लेसन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो बेसिकली मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं पूरे चैप्टर में, और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, और हाँ, शेयर ज़रूर करो उन बच्चों को जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है, जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ डू शेयर इट। ओके गाइस, थैंक यू।